हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्लास 10th का विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो ये हस्तलिखित नोट्स है जिसकी वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया, ये जो दिया गया है पहला चैप्टर, ये रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। और क्या है चैप्टर? चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है Zn। ये देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं Zn प्लस H2SO4। यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो अणु भाग ले रहे हैं। Zn जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बना रहे हैं? ZnSO4 जिंक सल्फेट बना रहे हैं। और ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है H2O, इस प्रकार से। तो आगे देखिए आप। अब देखते हैं अभिकारक। अभिकारक होता क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हमने आपको अभी दिखाया कि ये जो Zn है, ये Zn और H2SO4 ये दोनों अभिकारक हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे अभिकारक होंगे और मिलके क्या बना रहे हैं? ZnSO4। इसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। देखिए फिर से हमने यही एग्जाम्पल दोहराया कि जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। अब इसके बाद देखते हैं उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया हमने की और इससे बन गया क्या हमारा? इससे हमारा उत्पाद बना ZnSO4। देखिए जिंक प्लस, यहाँ पे ये अभिकारक हैं दोनों के दोनों, और इन अभिकारकों की जब हमने अभिक्रिया कराई तो एक उत्पाद बना हमारा। क्या बना? ZnSO4 प्लस H2O। ये देखें यहाँ पे उत्पाद लिखा हुआ है दोनों के दोनों। तो ये हमारे उत्पाद कहलाते हैं जो अभिकारकों की अभिक्रिया से बनते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समीकरण का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है और संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमने नोट्स बनाया हुआ है, हस्तलिखित नोट्स है। यदि आप यहाँ से तैयारी करेंगे तो आपके 95% से ऊपर ही आने की पूरी संभावना रहेगी। आप सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। यानी कि रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों में ही समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 3Fe लोहा, आयरन के हमारे 3 अणु हैं और प्लस में 4H2O जल के 4 अणु हैं। तो ये तो हमारे अभिकारक हो गए। 3 अणु हमारे आयरन के हैं, 4 अणु जल के हैं। आगे भी हमारे 3 अणु
आयरन के होने चाहिए और 4 अणु सबके सब पूरे होने चाहिए उत्पाद में भी। तो यहाँ पे देखिए मिलके क्या बना, Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। जब हमने आयरन की अभिक्रिया जल से कराई तो हमारा बन गया फेरिक ऑक्साइड। और प्लस 4H2O यानी कि हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे Fe3O4 बन गया और 4H2O। हाइड्रोजन के 8, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के 8 अणु हैं तो यहाँ पे 4 दूनी 8 पूरे हो रहे हैं। और लोहे के 3 हैं तो Fe3 है। और ऑक्सीजन के ये 4 हैं तो ऑक्सीजन के 4 के 4 यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं, इस प्रकार से। और इससे नेक्स्ट अभिक्रिया में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 अणु हैं और प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो मिलकर क्या बना, 2H2O। क्या बन गया, 2H2O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पूरे 4 हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 2। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, जिसमें अभिकारकों व उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होगी, वह हमारी रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाएगी। चलिए दूसरा पेज पे आ जाते हैं, देखिए क्या होता है। अब आते हैं आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की, कितने प्रकार की, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है संयुग्मन अभिक्रिया, तीसरा है योगात्मक अभिक्रिया। ये आते हैं संयोजन अभिक्रिया में ही। और दूसरे में आते हैं हमारा वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और पांचवा विस्थापन अभिक्रिया। और छठा नंबर है दिव्यविस्थापन अभिक्रिया। और सातवां है उपचयन अभिक्रिया व ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और आठवां है अपचयन अभिक्रिया। और नौवां है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए इन सभी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारी, सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, इसको जान लीजिए। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं, देखिए क्या होता है। उदाहरण के लिए हमने बताया है कोयले का दहन। देखिए कोयला किसका अपर रूप है, कोयला कार्बन का अपर रूप होता है हमारा। यहाँ पे हमने कार्बन लिया और जलाया किस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आप जानते हो कि हम किसी भी पदार्थ को यदि जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाते हैं। तो हमने कोयले का दहन किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हुई हमारी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कार्बन हुआ और ऑक्सीजन मिला तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से देखिए हम आपको दिखा देते हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है हमारा, देखिए यहाँ पे H2H2 हाइड्रोजन के 4 अणु लिए और प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु लिए और क्या बन गया हमारा 2H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 अणु हैं और मिलकर बन गया हमारा 2H2O। यानी कि जल के कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर किस किस का संयोग हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके हमने H2O बना लिया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हम गंधक का दहन। गंधक क्या होता है, गंधक तो एक व्यापारिक नाम है, वरना इसका नाम सल्फर है। तो S+O2 यहाँ पे देखिए S+O2 हमने दिखाया है सल्फर और प्लस ऑक्सीजन, और बन गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2 अभिकारकों के योग से एक उत्पाद बना है। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया।
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है। अब एक और देख लीजिए यहाँ पर कि कैल्शियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल में। CaO होता है हमारा बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O होता है हमारा जल। तो जब हमने इस CaO बिना बुझे चूने को जल में डाल दिया तो ये बन गया बुझा हुआ चूना CaOH की होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण बिना बुझा चूना CaO और प्लस जल, यानी कि बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया करा के बुझा हुआ चूना प्राप्त किया जाता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। देखिए ये वियोजन अभिक्रिया क्या होती है आपकी, इसमें क्या कहा है वियोजन का मतलब तोड़ना। तो चलिए देखते हैं कैसे टूटता है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यानी कि जिसमें एक अभिकारक, इसमें कितने अभिकारक होंगे हमारे, एक अभिकारक होंगे, और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या दिया है। उदाहरण दिया है फेरिक सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। फेरिक सल्फेट यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है फेरिक सल्फेट। देखिए 2FeSO4 फेरिक सल्फेट, इसको हमने गर्म किया, कैसे भी तोड़ा, वियोजन किया इसको, और ये बन गया हमारा Fe2O3। यहाँ पे बन गया फेरिक ऑक्साइड, और प्लस किस में टूटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इस प्रकार से ये हमारा फेरिक सल्फेट का हमने वियोजन दिखाया, जिसमें ये वियोजन अभिक्रिया के काम आएगा। क्या होता है कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए फेरिक सल्फेट एकल अभिकारक है, टूट गया कितने उत्पादों में, 1 2 3, क्या क्या टूट गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। अब ऐसे ही दिखाते हैं हम नेक्स्ट आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन के लिए देखिए हमने CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको तोड़ा तो किस में टूट गया, CaO प्लस CO2, यानी कि ये बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बन गया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को वियोजित किया, एकल अभिकारक है, तो टूट के कितने उत्पाद बने, 2 उत्पाद बन गए। इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन कौन से बने, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक और देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है हमारा AgBr। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, AgBr ले लिया है। देखिए 2AgBr और इजिकल टू किस में, 2Ag सिल्वर में और प्लस ब्रोमाइड Br2 ब्रोमाइड में। यहाँ पे देखिए 2 में टूट गया ये एकल अभिकारक आपका। एकल अभिकारक किस में टूट गया, 2 में टूट गया। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड किस में टूटा, सिल्वर में और ब्रोमाइड में। एकल अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया का प्रयोग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब तो रंगीन फोटोग्राफी हो गई, ब्लैक एंड वाइट का तो ज़माना ही बहुत बदल गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब
जिसमें बहुत सारी ऊष्मा छिपी हुई है और वो अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलती है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो चलिए अब देखते हैं क्या कहता है ऊष्माक्षेपी में। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देख लेते हैं इसको भी उदाहरण की सहायता से। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस ये है हमारी मीथेन गैस। कौन सी गैस है हमारी? मीथेन गैस, CH4। CH4 है हमारा मीथेन का फॉर्मूला, और प्लस 2O2। ऑक्सीजन के यहाँ पे हमने 2 अणु ले लिए हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने मीथेन गैस को जलाया तो क्या बना हमारा? CO2। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और 2H2O, और हल्की सी नमी आई, नमी मतलब जल की मात्रा, और प्लस में ऊर्जा जिसको कहते हैं ऊष्मा। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया के दौरान उत्पाद तो बनता ही है प्लस में आपकी ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने प्राकृतिक गैस का दहन किया CH4 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और 2H2O जल के अणु बन गए और प्लस में ऊर्जा उत्सर्जित हुई। इसी प्रकार से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए श्वसन। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसके बारे में समझाइए। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है श्वसन। तो इसमें होता क्या है, देखिए मनुष्य जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपको अपने यहाँ पर ऐसे नाक के पास हाथ करके उंगली करके आप देख सकते हो, आपको गर्माहट महसूस देगी और नमी भी दिखाई देगी। तो नमी कहाँ से आई? वो जल है हमारा, हल्की सी नमी की मात्रा जल, और जो गर्माहट आई वो हमारी ऊष्मा है। तो चलिए देख लेते हैं होता क्या है इस अभिक्रिया में। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे आलू, चावल, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम ही श्वसन अभिक्रिया या श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको कैसे दिखाते हैं? देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारा C6H12O6, यानी कि कार्बन के कितने अणु हैं? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो C6H12O6 और प्लस 6O2, यानी कि हम श्वसन कहाँ करते हैं? ऑक्सीजन ही तो ग्रहण करते हैं। तो हमने 6 अणु वायुमंडल से ग्रहण किए और ग्लूकोज ये यहाँ पे ये 6 C6H12O6 ये ग्लूकोज जो हमने भोजन ग्रहण किया उसका बन गया, और ये हमने वायुमंडल से ग्रहण किए और बन गया क्या? हमने श्वसन लिया वायुमंडल से और बाहर क्या छोड़ा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली श्वसन के दौरान, और 6H2O जो मैंने कहा कि अभी आप अपनी नाक के पास सांस छोड़ते हुए ऐसे पहले लंबा सांस खींचेंगे फिर छोड़ेंगे ऐसे, तो आपको हल्की नमी महसूस देगी और गर्माहट। तो ये तो है नमी जल, और ये क्या है? गर्माहट ऊर्जा। तो इसको बोलते हैं श्वसन अभिक्रिया, श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जो सड़ा गली साग सब्जियां हमारी होती हैं, वेस्टेज जिनको हम बोलते हैं, उनको हम कूड़ेदान कचरे में फेंक देते हैं और धीरे धीरे वो कंपोस्ट बन के तैयार होती है, यानी कि खाद के रूप में तैयार होती है। तो इस अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए आपने इससे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को जाना, अब आप जानेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि ऊष्मा की हानि। वहाँ पे ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, ऊष्माशोषी में ऊष्मा की हानि होगी। तो चलिए देख लेते हैं है क्या। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस I2 प्लस ऊर्जा,
तो क्या बन गया, 2HI, ये बन गया हमारा। और फिर क्या दिखाया हमने, N2+O2 यानी कि नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन और प्लस में ऊर्जा, तो क्या बन गया, 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस प्रकार से ये है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि जिसमें ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा का शोषण करती है। यहाँ पे देखिए ऊष्मा की सहायता से ही अभिक्रिया पूरी हो रही है, वरना अभिक्रिया पूरी नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में समझा दूं कि विस्थापन का मतलब होता है अपने स्थान से हटा देना। एक पावरफुल व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति को अपने स्थान से हटा सकता है और उसके स्थान पर आकर बैठ सकता है। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। एक पावरफुल अभिकारक एक दुर्बल अभिकारक को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर आकर स्वयं क्रिया कर लेता है उसके अणु के साथ। तो चलिए देखिए कैसी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण के लिए इसके यहाँ पे देखिए Zn+CuSO4 यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिखाया है, यहाँ पे जिंक। तो जिंक की और कॉपर सल्फेट की हमने अभिक्रिया कराई। तो यहाँ पे देखिए आप, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, उसने कॉपर को उसके स्थान से हटाकर विस्थापित कर दिया और कॉपर का स्थान स्वयं ले लिया। तो क्या अभिक्रिया हो गई हमारी, अब क्या बना उत्पाद, जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसका स्थान अपने आप ले लिया। अब आप दूसरे में देख सकते हैं, अभिक्रिया दिखा रखी है हमने Fe+CuSO4 यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की। यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट है, तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो आयरन ने कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और स्वयं पर अभिक्रिया कर ली, बना लिया क्या, आयरन सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो वही जैसे मैंने बताया कि एक पावरफुल तत्व दूसरे दुर्बल तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं अभिक्रिया कर लेगा, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए पहले तो हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, अब हम देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें इसके नाम में ही लिखा हुआ है द्विविस्थापन, तो इसमें 2 स्थान विस्थापित होंगे। द्विविस्थापन में कितने स्थान स्थापित होंगे, 2 स्थान हमारे विस्थापित होंगे। तो चलिए कैसे पढ़ लेते हैं एक बार, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि 2 अभिकारकों के बीच ये अभिक्रिया होगी जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। Na किसका प्रतीक है, सोडियम का, सोडियम और सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब हमने अभिक्रिया कराई, यानी कि 2 यौगिक हैं हमारे, एक तो सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड, जब हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो बेरियम ने सोडियम को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। एक तो बन गया हमारा बेरियम सल्फेट और दूसरा क्या बन गया, NaCl, ये बन गया हमारा नमक, 2NaCl। Na ने बेरियम को स्थापित किया और Ba ने Na को स्थापित किया और उसके यौगिकों के साथ स्वयं अभिक्रिया कर ली। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं उपचयन अभिक्रियाएं। देखिए ये होता क्या है, उपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की हानि हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन तो जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसे ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए,
देखिए यहाँ पर Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 यानी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिलके क्या बना, देखिए यहाँ पर 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2Cu प्लस O2, कॉपर की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो इसमें भी ऑक्सीजन ने योग करके बना लिया 2CuO कॉपर ऑक्साइड। तो जहां पर ऑक्सीजन का योग होगा वो अभिक्रिया हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, और हाइड्रोजन का यदि त्याग हो रहा है तो वो भी हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो आज हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानकारी दी है। और आप ये बहुत ही अच्छे से हमने हस्त लिखित नोट्स बनाए हुए हैं, हाथों से लिख के नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इन सब को आराम से बनाइएगा और 95 से ऊपर तक के आप नंबर प्राप्त कर सकते हो अपने एग्जाम में।